नमस्कार, जोहार। मैं चंदा कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्वास्थ्य चर्चा की इस कड़ी में। जैसा कि आप जानते हैं, स्वास्थ्य चर्चा की हर कड़ी के ज़रिए हम एक स्वस्थ और जागरूक नागरिक की कड़ी जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो बस उसी प्रयत्न को आगे बढ़ाते हुए आज की इस कड़ी में हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जो WHO के हिसाब से प्रतिदिन 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों को अपने चपेटे में घेरते जा रही है। तेज़ी से बढ़ने वाली इस खतरनाक बीमारी का नाम है यौन रोग। चर्चा के पहले पहलू में हम जानेंगे यौन रोग क्या होता है, कैसे होता है, इसके कितने प्रकार हैं, इससे बचा कैसे जाए इत्यादि। और चर्चा के दूसरे पहलू में हम जानेंगे कि इस खतरनाक बीमारी को प्राकृतिक तौर से आयुर्वेदा के मदद से कैसे ठीक किया जा सके। इस विषय के ऊपर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वेंकटेश कात्यायन, जिनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि यौन रोग क्या होता है और कैसे होता है, ताकि हमारे दर्शक ये जान सके कि हम किस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों को जोहार। सबसे पहले मैं ये बता दूं, जो यौन रोग की बीमारी है सबसे महत्वपूर्ण और ये जानकारी सभी को होनी चाहिए, क्योंकि यह बीमारी ऐसे है कि लोग खुलेआम इसको खुले तौर पर बातचीत नहीं करते हैं। तो यौन रोग जो है जीवाणु, विषाणु, परजीवी किसी भी माध्यम से यदि हमारे शरीर में किसी दूसरे आदमी के द्वारा प्रवेश कर जाए तो यौन रोग हो सकता है। जी। और आज के तारीख में देखा जाए तो भारत में युवा इससे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। 6% युवा इससे प्रभावित हो रहे हैं और यह बीमारी धीरे धीरे आक्रामक हो जाता है, मारक हो जाता है, बाद में रोगी बनकर इस बीमारी से मृत्यु तक हो जाती है। तो इस बीमारी में जानकारी सबसे बड़ा उपचार है, बचाव है। और उसके बाद इसका विशेष जो है हम लोग आयुर्वेद में ट्रीटमेंट भी देते हैं। जी। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि इस बीमारी के होने के क्या क्या कारण हैं? यौन रोग होने के बहुत सारे कारण हैं। एक तो ये है कि आप सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, हम उसमें सावधानी नहीं रखें तो उससे हो सकता है, सिरिंज से हो सकता है। हॉस्पिटल के दौरान कभी कभी क्या होता है कि एक मरीज़ हेपेटाइटिस वाले हैं, उनको दूसरे मरीज़ को उससे यूज हो गया। चाहे कभी कभी जो ब्लड जांच करते हैं पैथोलॉजिस्ट होते हैं, कभी कभी वो भी इस बीमारी से शिकार हो जाते हैं कि हेपेटाइटिस मरीज़ का ब्लड लिया, अचानक उसी इंजेक्शन से उनका भी हाथ में प्रिक हो गया, तो भी कभी कभी प्रभावित हो जाता है। दूसरा चीज़ है कि बहुत सारे आजकल जो फैशन चलता है नशा का, तो उस नशा में एक और स्रोत होता है, इंजेक्शन के द्वारा नशा लिया जाता है। तो इंजेक्शन के द्वारा नशा लिए जाने के कारण बहुत सारे इंजेक्शन को बार बार बदल बदल के यूज़ किया जाता है। एक दूसरे में यूज़ किए तो उससे भी जो हेपेटाइटिस के मरीज़ हैं, जो HIV से मरीज़ ग्रसित हैं, तो दूसरे को संक्रमित कर सकते हैं। फिर कभी कभी होता है कि माँ जो है यदि इस बीमारी से पीड़ित है तो हॉस्पिटल के जो नॉसकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं उसके दौरान भी बच्चों में भी यह ट्रांसफ्यूजन हो सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस बीमारी में सावधानी उपचार है, यदि सावधानी से रहा जाए तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। सर, जैसा कि आपने बताया कि यह बीमारी सिर्फ मुख्यतः संभोग के दौरान नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जिससे कि हो सकते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि इनके क्या क्या लक्षण हैं जो शुरुआती दौर में हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि जैसे कि अगर जानकारी ही बचाव है, तो अगर हमें स्टार्टिंग में ही अगर पता चल जाए कि कैसे ये बीमारी हमारे अंदर पनप रही है, तो हमारे दर्शकों को काफ़ी ये सेफ महसूस होगा कि वो किस तरीके से आगे इसका इलाज कर सकते हैं। तो क्या क्या लक्षण होते हैं शुरुआती दौर में इस बीमारी के? शुरुआत में इसके बहुत लक्षण आपको नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो STD जो बोलते हैं, HIV से जो ग्रसित होते हैं ह्यूमन वायरस के द्वारा, तो क्या होता है कि जब हम उसको जांच करेंगे पता करने के लिए, तो उसमें 3 महीने का वक्त लग जाता है। 3 महीने के बाद ही वो संपुष्टि हो पाता है कि वो फिर एड्स में हो गया या फिर अन्य कोई वायरल बीमारी के रूप में वो परिणत हो गया। तो हम यह देखते हैं कि उस दौरान
यदि रोगी जो है अपने आप को वॉच नहीं करता हो, अपने आप को ध्यान नहीं देता हो, इग्नोर करता हो, तो अपने लक्षणों को नहीं समझ पाता है। अच्छा। क्योंकि शुरुआत में हमारा इम्यूनिटी ठीक रहता है जी। तो बीमारी बहुत देर तक, दिन तक पता नहीं चल पाता है। अचानक धीरे धीरे जब हमारे जो इम्यून कोड का T4 जो है उस कोड पर आक्रामक हो जाता है वायरस का, तो फिर हमारा शरीर का जो सुरक्षा चक्र है वो टूट जाता है। जी। उसके बाद धीरे धीरे शरीर में बीमारी पनपना शुरू हो जाती है। और पनपने का लक्षण होने का मतलब है कि धीरे धीरे वो क्रोनिक रूप में होते जा रहा है, नए अवस्था में पता नहीं चलता। जी। तो सर अगर ये शुरुआती दौर में पता नहीं चलता तब तो ये और भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। तो सर हम ये जानना चाहें कि लेटर स्टेज में जाके कौन कौन से भयंकर प्रारूप ले सकती है ये बीमारी, इसके कितने प्रकार हैं यौन रोग के? यौन रोग के बहुत सारे प्रकार है, लगभग 20 प्रकार देखा गया है। पुरुष में और महिलाओं में अलग है। जैसे पुरुष में है सिफिलिस होता है, तो सिफिलिस सुजाक बोलते हैं, फिरंग भी बोलते हैं। तो फिरंग का मतलब ही है कि बाहर से आया हुआ बीमारी है। अच्छा। मतलब ये बीमारी आदमी जन्म से लेकर नहीं पैदा होता है, बाहर से लेकर आया। बहुत सारे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के द्वारा जो आदमी पीड़ित रहते हैं, बहुत माने एक से ज़्यादा पार्टनर होते हैं उनके, तो वो उस तरह से बीमारी आती है। तो सिफिलिस वो मेल में आ जाता है, फीमेल में उसी तरह का गोनोरिया का प्रॉब्लम होता है। तो वो काफ़ी इन्फेक्टेड बीमारी होता है। वो जो आपका संक्रमित एरिया वहाँ पे दाना दाना बन जाता है, फिर उससे पस आने लगता है, फिर धीरे धीरे शरीर में फीवर शुरू हो जाएगा, शरीर में कमजोरी आ जाएगा, लड़ने की क्षमता कमज़ोर हो जाएगी। तो समय पर इलाज करा लिया जाएगा तो काफ़ी हद तक वो ठीक हो सकता है। सर जैसा कि इसके और भी बहुत सारे प्रकार हैं, HIV, हेपेटाइटिस, तो मुख्यतः तो वैसे सारी बीमारियां ही बहुत खतरनाक है, लेकिन अगर भारत में देखा जाए और या फिर विश्व भर में भी देखा जाए तो HIV और हेपेटाइटिस से ग्रसित होने वाले की संख्याएं बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अगर HIV की बात करें तो पूरे विश्व भर में 38 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं प्रत्येक साल। और अगर ये बात अगर भारत की जाए तो 2.3 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप HIV के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। HIV का मतलब हुआ कि आपका जो इम्यून सिस्टम है उस पर वायरस का अटैक हो चुका है। वो वायरस आपके पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है, ध्वस्त कर सकता है। HIV ही 3 महीने 4 महीने के बाद वो एड्स में परिणत हो जाता है। इम्यूनो एफिशिएंसी सिंड्रोम जो होता है एक्वायर्ड होता है ये। मतलब एक बीमारी होती है कंजेनाइटल जो हम जन्मजात प्राप्त कर लेते हैं, और एक बीमारी होती है एक्वायर्ड। तो ये जो इम्यूनो जो डिफिशिएंसी जो सिंड्रोम का बीमारी है एक्वायर्ड, ये जब सिंड्रोम कब बनेगा, जब बहुत सारे बीमारियों का लक्षण हमारे शरीर में पनपना शुरू हो जाएगा। जी, बुखार, देह में ऐंठन, मुंह में छाले, और किसी भी काम में मन नहीं लगना, पूरी तरह से थकान, और आप बार बार इन्फेक्शन के शिकार हो जाएंगे। तो वो एड्स के रूप में, मतलब टेस्ट कराने के बाद हम उसको देखते हैं कि एड्स का पीड़ित हो जाता है। फिर उसमें जो है कि CD4 काउंट जो है ब्लड टेस्ट का एक पार्ट है वो कम हो जाता है। 200 के आसपास रहना चाहिए, उससे कम होने लगता है तो और ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है। तो उसमें CD4 काउंट कम होने लगते हैं रोगी के। ये इसका भयानक लक्षण को बताता है। उसके बाद जो हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस का भी माध्यम बहुत हद तक इसे माना गया है कि संक्रमित लोग जो नशापान करते हैं, केवल यौन रोग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, ये कभी कभी हॉस्पिटल के दौरान भी होते हैं। बहुत आजकल फैशन चला हुआ है टैटू का। टैटू में भी नीडल का प्रयोग यदि स्टेलाइज मतलब नहीं हो, उससे भी हेपेटाइटिस भी होता है। नीडल के दौरान होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान होता है। जैसे व्यक्ति कोई बीमार है, उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ी और आप किसी दूसरे से ब्लड ले लिए और पता नहीं है कि वो हेपेटाइटिस से पीड़ित है, तो उससे बहुत हद तक उसका भी केस देखा गया है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान यह ध्यान रखना होगा कि जो हम जिसका ब्लड ले रहे हैं वो किसी भी वायरस या किसी भी विषाणु से संक्रमित बीमारी ना हो, नहीं तो फिर वह आजीवन
उस बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। जी जी सर, जैसा कि आपने शुरुआत में हमें बताया कि यह बीमारी जो है माँ से बच्चों में भी जा सकती है, बिल्कुल। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो यह बीमारी हमारे आने वाले जो पीढ़ी है उसको बहुत बुरे तरीके से नुकसान पहुंचा रही है। तो हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि बच्चों में कौन कौन सी बीमारी हो सकती है इस बीमारी के माँ से आने के कारण? मैं ये बताना चाहूँगा कि बच्चे जो हैं इसमें मुख्यतः यदि गोनेरिया का भी प्रॉब्लम है तो उसमें भी कभी कभी देखा गया बच्चे में ब्लाइंडनेस की समस्या आई है, मेंटल ग्रोथ की कमी आई है, इम्यूनिटी सिस्टम में कमजोरी आई है, वीक चलने में दिक्कत हुई है, बोलने में दिक्कत हुई है। तो इस तरह की तमाम समस्याएं जो आपको बच्चे को बीमार बना सकती है वो तमाम तरह के लक्षण बच्चों में आ सकती है। जी सर, जैसे कि अगर बच्चों की बात करें तो करीबन अगर हमारे देश में भारत की बात की जाए तो करीबन HIV से ग्रसित होने वाले जो बच्चे हैं वो 70,000 से भी ज़्यादा हैं। तो देखा जाए तो यह बीमारी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वैसे तो ये बीमारी सबके लिए खतरनाक है, लेकिन क्या कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये बीमारी, जिनको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है? बीमारी तो से सतर्क रहने के लिए सभी को ज़रूरत है, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर है। यदि एक बार आपका जो सेल है, सेल का जो DNA है वो एक बार किसी बीमारी को रिकॉग्नाइज कर लेता है, पहचान लेता है, तो उस बीमारी से निकलना बहुत मुश्किल होता है। और ख़ासकर जो जहाँ पर DNA स्ट्रक्चर की हम बात करें, जहाँ पर उस तरह की बीमारी हो जो DNA डिकोड कर लेता है, तो उस तरह की बीमारी में काफ़ी दिक्कतें आती है। तो बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सब इस बीमारी से प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, जिसमें CD4 काउंट देखते हैं इनका कितना किसी का कम हो जा रहा है, T4 पे कितना अटैक है, इनका अपना इम्यूनिटी सिस्टम कैसा है, उससे भी काफ़ी हद तक मतलब इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे युवा हैं, मान लीजिए जैसे ग्रसित हो गए, उनका इम्यूनिटी ठीक है, 2-4 महीना तक चल रहा है, उनको पता ही नहीं चल रहा है, और अचानक CD4 काउंट घट गया तो फिर उनको लक्षण आना शुरू हो गए। तो HIV के पेशेंट धीरे धीरे जो एड्स में बदल जाते हैं तो उनकी लाइफ 6 से 7 साल या लगभग मैक्सिमम 10 साल तक रहती है। तो मैं दर्शकों को यही बोलना चाहूँगा कि इस बीमारी में जानकारी सबसे महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण मेरा यह मानना है कि बच्चे हैं आपके घर के और स्कूल हैं, इसमें यौन शिक्षा की भी ज़रूरत है। यौन शिक्षा आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे जो हैं इससे संबंधित बीमारी को नहीं जानते हैं। जी तो यौन रोग से संक्रमित जो बीमारी जो भी है वो काफ़ी खतरनाक है। जी सर, तो इसके अलावा भी आप कुछ सुझाव ऐसा दे सकते हैं कि जिन लोगों को ये बीमारी अभी नहीं हुई है वो इस बीमारी से बचे रहें, ऐसे कुछ सुझाव? इस बीमारी में सबसे पहले हमको सुरक्षित रिलेशनशिप रखने होंगे अपने पार्टनर के साथ। जी ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और अत्याधुनिक जो आजकल जो सोशल मीडिया है या जो फॉरेन कल्चर है ये रिलेशंस बनाने के, उस तरह के प्रयोग से भी बचना चाहिए। जी दूसरा चीज़ है कि हम यदि हॉस्पिटल जाते हैं तो किसी भी अनजान व्यक्ति का ब्लड जो भी लेते हैं तो एक बार ज़रूर कंफर्म कर लें कि यह जो मरीज जिससे हम ब्लड लिए हैं उनका ब्लड जो है HIV से संक्रमित तो नहीं है, हेपेटाइटिस से संक्रमित तो नहीं है, और हॉस्पिटल में किसी दूसरे मरीज का इंजेक्शन हमको यूज़ नहीं हो रहा हो, और आपके बच्चे जो हैं वो किसी तरह का नशा पान तो नहीं करते हों। इस तरह का चीज़ को ध्यान हमको रखना होगा। और दूसरी चीज़ है कि मतलब जो फैशन चल रहा है टैटू वगैरह का, उस सब चीज़ से भी मतलब बचना चाहिए। सर, जैसा कि आपने अब हम लोगों ने उनके बारे में तो बात कर ली जिनको ये बीमारी नहीं हुई है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में अभी भी हर साल 40 लाख से भी ज़्यादा लोग हेपेटाइटिस से ग्रसित हो रहे हैं। तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ये बीमारी हो चुकी है। तो अब हम चर्चा के दूसरे पहलू को भी ज़रा देख लेते हैं कि क्या इस बीमारी को हम प्राकृतिक तरीके से आयुर्वेदा की मदद से किस तरीके से ठीक कर सकते हैं? क्या इलाज है आयुर्वेदा में इस बीमारी का? आयुर्वेद कहता है कि ऋतु के हिसाब से जो आहार विहार है उसको तो निश्चित पालन करना चाहिए। जो भी ऋतु है, वसंत हो, ग्रीष्म हो, हेमंत हो, उसके जो
दिनचर्या है उसके हिसाब से हम आहार का पालन करें, उसके हिसाब से विहार का पालन करें, तो उससे क्या होता है कि जो ट्रॉपिकल बीमारी है उससे हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। शरीर का हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है और शरीर से लड़ने की क्षमता जब हमारी बढ़ी रहेगी, बनी रहेगी, तो हम काफ़ी हद तक रोग से बचे रहेंगे। यदि संक्रमित भी हो गए हैं तो उससे काफ़ी टाइम तक हम उस रोग से लड़ सकते हैं। जी सर, तो मतलब आयुर्वेदा में कुछ ऐसे स्पेसिफिक इलाज हैं इन बीमारियों के, जैसे HIV हो गए, हेपेटाइटिस हो गए, साइफिलिस हो गए, चैलमीडिया हो गए, कुछ स्पेसिफिक इलाज चलता है जैसे एलोपैथी में कोई इलाज है? जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा और बहुत बृहद क्वेश्चन है जी। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। जैसे महिलाओं में जो गोनोरिया का प्रॉब्लम है तो उसमें जो संक्रमित जो एरिया है जी, जो यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन एरिया है, उसमें सबसे पहले है कि नीम, हल्दी और दसमूल का काढ़ा बना के उसमें थोड़ा सेंधा नमक डाल के 1 लीटर पानी में उसको खौला के क्वाथ बना के उससे थोड़ा प्रक्षालन करें। प्रक्षालन मैंने साफ करना है, धोना है। उसके बाद दवा में जैसे है कि शतावर है, उसमें थोड़ा त्रिवंग भस्म मिला लें, चंद्रप्रभावटी ले लें। यूरिनरी ट्रैक से जो संबंधित जो भी दवाएं हैं इसमें काफ़ी काम करेगी। पुनर्नवा मंडूर है, पुनर्नवा है, इस तरह के काम करेगी। सिफिलिस में भी फिर हम लोग गंधक रसायन वगैरह का यूज़ करते हैं, कैशोर गुगुल का यूज़ करते हैं, पंचतिक घृत गुगुल का यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल लेप में भी पंचतिक घृत का यूज़ करते हैं, जिससे काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट आता है रोगी में। और हेपेटाइटिस और जहाँ एड्स की बात है, इसमें हमने मेरे प्रैक्टिस के दौरान हमने मरीज जो देखे हैं उसमें भी काफ़ी लाभ हुआ। काफ़ी लंबे टाइम तक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उनको पूर्णतः क्योर कर दिया, क्योंकि मैं बताया पहले ही कि जो बीमारी वायरस से संबंधित है, जो सेल्फ रिकॉग्नाइज कर लेता है, उससे हम लड़ सकते हैं। उसको उसके साथ हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा के, अपने लाइफ को ठीक करके, अपने डाइट को ठीक करके, अपने स्ट्रेस को ठीक करके, तो ये तीनों चीज़ को भी ठीक करके हम बीमारी से लड़ सकते हैं। हेपेटाइटिस की भी बात है, हेपेटाइटिस में काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं। हेपेटाइटिस में बहुत सारे कारण ये भी हैं, जैसे कि सैलून वगैरह में भी जो हम लोग दाढ़ी बनाते हैं, नेल कटर का यूज़ करते हैं, तो इस तरह के भी जो संक्रमित रोगी हैं उनके भी हम यूज़ करेंगे तो उससे भी हो सकते हैं जी। लेकिन मेन ये जो है, लोगों को यही भ्रम है कि केवल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, हेपेटाइटिस हो चाहे एड्स हो, ऐसा नहीं है। मतलब इससे भी हो जाते हैं सर। जैसा कि एलोपैथी में अभी सर्विकल कैंसर के लिए एक सर्वावैक नाम की वैक्सीन आई है, लेकिन वो जैसा कि एज रेस्ट्रिक्टेड है, सिर्फ वो 12 से 25 वर्ष तक की युवा ही उसे लगवा सकते हैं। तो क्या आयुर्वेदिक इलाज भी ऐसा है कि मतलब वो किसी किसी चीज़ में रेस्ट्रिक्टेड है, जैसे कि किसी पे प्रयोग हो सकता है, किसी पे नहीं हो सकता है? जैसे कि गर्भवती माँ पे बहुत सारे इलाज होते हैं जो कि रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं, तो क्या आयुर्वेदिक इलाज भी ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन है? आयुर्वेद दवा का दुष्प्रभाव बहुत कम देखा गया। जितना भी मतलब कास्ट औषधि है, कास्ट औषधि का मतलब है किसी भी तरह का वनस्पतिक जो हम एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं, उसका लीफ है, उसका छाल है, उसका फ्रूट्स है, उसका सीड्स है, तो हम यूज करते हैं तो उसकी प्रकृति के हिसाब से यूज करते हैं। अमूमन देखा गया है कि दुष्प्रभाव कम है, लेकिन फिर भी हम बूढ़े व्यक्ति, बच्चे जो बहुत बीमार हैं और प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, तो उन पे हम दवाओं का प्रयोग काफ़ी सावधानी से करते हैं जी। तो सर मतलब कि अगर कोई लोग अगर अपने से, अगर जैसे बहुत आजकल सोशल मीडिया के कारण लोग खुद से भी सर्च करके बहुत कुछ अपने से भी यूज़ कर लेते हैं, तो अगर इन केस अगर कोई गर्भवती माँ या फिर कुछ बूढ़े बुजुर्ग या फिर जैसे कोई जैसे माँ से बच्चे में भी चली जा रही है, तो अगर किसी माँ बाप ने अगर कोई भी चीज़ अपने से यूज़ कर लिया, तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं इस बीमारी? साइड इफ़ेक्ट का जहाँ तक बात है, सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छा बात बोला कि सोशल मीडिया से लोग देखकर, यूट्यूब से देख के, गूगल से देखकर लोग इलाज करते हैं, वो काफ़ी घातक है। कई बार आयुर्वेदिक दवाओं का भी प्रयोग करके यूट्यूब के देखने के दौरान लोग बहुत सारे यूट्यूब चैनल बना के कुछ डाल देते हैं कि ये प्रयोग करिए तो बाल उग जाएंगे, ये प्रयोग करिए तो बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। आप बिना वैद्य के, बिना चिकित्सक के, बिना आयुर्वेदिक चिकित्सक के परामर्श के आप किसी भी दवाओं का, कि वो काष्ठ औषधि हो या भस्म हो या आशा वरिष्ठ हो या वायल हो, उसका प्रयोग न करें। काफ़ी लोग
अब जैसे शुगर के मरीज हैं, उन्हें लगता है कि हम करेला का रस केवल पिएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। तो क्या है, करेला तिक्त रस की प्रधानता, तिक्त रस की प्रधानता बहुत दिनों तक शरीर में चलेगा तो उसको फिर पाचन अग्नि मंद हो जाएगी, फिर उनको दूसरे तरह की समस्याएं हो जाएगी। तो दवा जो भी है सोशल मीडिया या यूट्यूब या किसी भी तरह से प्रचार के माध्यम से आप न लें जी, आप सीधे चिकित्सक के परामर्श से लें जी। सर, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कुछ अगर आयुर्वेदा में ऐसे अगर कुछ भी जो खाने पीने की चीज़ है जो कि अगर हम रोज़ाना ज़िंदगी में अगर अपने उसके खान पान में या फिर हमारे जीवन शैली में अगर उसका प्रयोग करें तो इतनी खतरनाक बीमारी से अगर हम बच सकते हैं, तो अगर वैसा कुछ है तो आप हमारे दर्शकों को बताइए। और चरक संहिता में कहा गया है कि आहार ही औषधि है और मॉडर्न साइंस बोलता है डाइट इज मेडिसिन। तो मतलब सारे चिकित्सा की जननी जो है आयुर्वेद है, जनक आयुर्वेद है, 5000 पुरानी चिकित्सा पद्धति है ये। तो यह आयुर्वेद कहता है कि हम यदि अपने दोषों को नियंत्रित रखें, दोष शरीर का वात पित्त कफ है, मन का दोष जो है सत रज तम है, उसको साम्यावस्था में रखें तो हम ठीक रह सकते हैं। दूसरी है कि डाइट, यदि रोगी औषध का पालन न करे, पथ्य का पालन न करे तो उसको औषधि की जरूरत नहीं है। और रोगी यदि पथ्य का पालन करता है तो भी औषधि की जरूरत नहीं है। मतलब क्या है कि रोगी यदि दवा खा रहा है और उसका अपना जो डाइट होता है उसको पालन नहीं करेगा तो औषधि से उसको कोई लाभ नहीं होगा। और दूसरा है कि केवल औषधि नहीं भी खा रहा है और वह डाइट का पालन कर रहा है तो वो उसके लिए औषधि है। अब जहाँ तक की बात है कि यह चरक संहिता में बहुत अच्छा ये कहा गया, तो जो हमारा पथ्य है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब मैं जैसे आपने क्वेश्चन बताया कि ये क्या यूज़ करना चाहिए, तो बच्चे हैं तो बच्चे की इम्यूनिटी के लिए हम आपको दे सकते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कल्याण घित है, ये सब दे सकते हैं, ये दे सकते हैं आपको कुमार कल्याण रस दे सकते हैं, वो उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। शीतोपल आदि दे सकते हैं, तालिशादी चूर्ण दे सकते हैं। महिलाएं हैं तो महिलाएं की समस्या जो है वो दो तरह की होती है, एक तो आयरन से संबंधित बीमारी होती है, एक कैल्शियम की कमी की बीमारी होती है। तो हम दो चीज़ का सप्लीमेंट आयुर्वेद के द्वारा जरूर दें। आयरन हमको मंडूर से मिलेगा, पुनर्नवा से मिलेगा, इस तरह की चीज़ों को हम दें। सतावर से आपको वध से आपको मिलेगा, कैल्शियम की प्राप्ति होगी। सफ़ेद तिल का प्रयोग से कैल्शियम और विटामिन डी की कमी पूरी होती है। महिलाओं के लिए हो गया। ओल्ड एज के लिए है कि जब शरीर क्षय होने लगता है, इस वजह में वात की प्रधानता हो जाती है, तो उस दौरान हम थोड़ा घी का प्रयोग करवा सकते हैं उनके शरीर की हड्डी की मजबूती के लिए। गिलोय का प्रयोग कराए, च्यवनप्राश का प्रयोग कराए, रसायन जो आंवला है, मुनक्का है, इस तरह की चीज़ों को प्रयोग करें। और युवा जो है अपने खान पान में अपना नियमित कुछ ना कुछ यूज करते रहे, कभी दूध में हल्दी का प्रयोग करें, पिपीली का प्रयोग करें, सौंठ का प्रयोग करें। इसी तरह से बदल बदल के अपनी इम्यूनिटी को बूस्टर करते रहेंगे तो बहुत सारे बीमारी से बचा जा सकता है। सर, आपने जो महिलाओं के लिए बताया, सर क्या वो पुरुष भी उसको जी बिल्कुल यूज कर सकते हैं यदि उनको आयरन की कमी है और उनको कैल्शियम की कमी है, तो इस तरह की दवा वो एकदम निश्चित यूज कर सकते हैं। सर, खान पान के अलावा हमारे जीवन को नियंत्रित रूप से चलने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी माना गया है। तो क्या ऐसे कुछ एक्सरसाइज या कुछ ऐसे योगा हैं जो हमारे जो भी दर्शक हैं अगर वो उसको रोज़ाना करें तो वो इतनी खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं? बिल्कुल, बीमारी से बचा नहीं जा सकता, बीमारी से लड़ा जा सकता है। बीमारी से बचेंगे हम पहले, यदि हम चालाक हैं, हम चतुर हैं, तब हम बीमारी से बचते हैं। जैसे नगरपाल नगर की रक्षा करता है, उसी तरह सारथी अपने रथ की रक्षा करता है। और जो बुद्धिमान मनुष्य हैं अपने शरीर की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, वो बीमारी से बचने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब बीमार हो गए तो हम अपने इम्यूनिटी को किस तरह से बढ़ाएंगे? डाइट से बढ़ाएंगे। अपने जो रोगी का आहार है, रोगी का विहार, उसको पालन करेंगे। दिनचर्या को अपना ठीक करेंगे, योगा करेंगे। योगा से हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, शरीर में इलास्टिसिटी होता है, मजबूती आती है, मसल स्ट्रांग होते हैं। हमारा शरीर जो है बना हुआ सेल से, मेरे बॉडी और आपका बॉडी, सबका बॉडी का यूनिट सेल है। सेल का भोजन ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन दवा से नहीं मिल सकता है, ऑक्सीजन मिलेगा एक्सरसाइज से, वॉकिंग से, रनिंग से, तो ब्रीदिंग से। इस तरह चीज़ों को
हम अपने प्रयोग में लाएंगे तो काफ़ी हद तक हमारे शरीर को लाभ मिलेगा। और स्ट्रेस आज के डेट में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि हम अपने तनाव पर नियंत्रण नहीं रखें तो बीमारी हमें काफ़ी हद तक चपेट में ले लेती है। अब हमें पता चला है कि हमें HIV हो गया, हमें एड्स हो गया, तो वो एक कितना बड़ा फियर है समाज को लेकर, घर को लेकर। एक ऐसा मेडिकल साइंस का बुना हुआ जो भी एक तरह का डर है, तो इतना वो डर घर कर जाता है आपके मन मस्तिष्क के अंदर कि वह आपको बीमारी से लड़ने की क्षमता को कमज़ोर कर देता है। सर, जैसा कि हमने देखा कि ये जो बीमारी है ये सिर्फ अभी नहीं, हमारे जो भविष्य है उसको भी अंधकार की ओर लेके जा रही। तो हम चाहेंगे अंत में आप हमारे जो आने वाली जो पीढ़ी है, जो अभी बहुत ही अर्ली स्टेज में है, उनके लिए 2 ऐसे सुझाव दे जो उनको इस बीमारी से रोक सके, ताकि वो जो है उनका भविष्य जो है वो काफ़ी उज्जवल हो सके और सुरक्षित रह सके। प्रज्ञा पराधम ही मूलम रोगाणाम। आदमी अपने धीर धृति और दृष्टि के अभाव में जो कार्य करता है उससे बीमार पड़ता है। इसलिए अपने मन मस्तिष्क को खोलकर कोई भी काम करे तो उसका ध्यान रखें। यौन रोग से बचने के लिए कुछ कारगर उपाय हैं। सुरक्षित यौन संबंध बनाएं। आप किसी तरह का नशा पान करने के लिए नीडल यूज ना करें। सैलून में जाएं तो नए ब्लेड का यूज़ करें, स्टेलाइज का यूज़ करें। नेल कटर संक्रमित बीमारी का यूज़ ना करें। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान एकदम निश्चित रखें कि ये संक्रमित रोगी का ना हो ब्लड। और जो कटा हुआ फल बाज़ार में बिकता है उससे भी हेपेटाइटिस होता है, तो बहुत देर से कटा हुआ फल, लोहे जो काटने वाला हथियार है उसमें जंग नहीं लगा हो, इस सब चीज़ का ध्यान रखेंगे तो हम इस बीमारी से बिल्कुल बच सकते हैं। तो जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि यह बीमारी कितनी ज़्यादा संगीन है और उन्होंने कितनी सहजता पूर्वक और सरलता पूर्वक इस बीमारी के बारे में जानकारी दी, इसके लिए हम डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे स्टूडियो में आके इस इतने अच्छी जानकारी देने का हिस्सा बने। हम आशा करते हैं कि हमारे जो भी दर्शक होंगे उनके मन में जो भी प्रश्न होंगे उनका जवाब उन्हें मिला होगा। और इसी आशा के साथ हम आपसे मिलेंगे स्वास्थ्य चर्चा की अगली कड़ी में एक नई जानकारी के साथ, एक नई बीमारी के साथ। तब तक आप हमारे साथ निरंतर बने रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए। नमस्कार, जोहार।